हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों का 11th क्लास की शुरुआत करने जा रहा हूँ। 11th क्लास की इंग्लिश, ठीक है। और इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश की शुरुआत हम लोग इंग्लिश शब्द से ही करेंगे। देखिए, जो इंग्लिश शब्द है यह दो सेंस में यूज किया जाता है, ठीक है। एक हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं लैंग्वेज के सेंस में, और लैंग्वेज का अर्थ भाषा हुआ, और दूसरा हम लोग इसका यूज करते हैं द पीपुल ऑफ इंग्लैंड के सेंस में। द पीपुल ऑफ इंग्लैंड का मतलब हुआ इंग्लैंड के लोग, मीन्स हम ये कर सकते हैं इसको अंग्रेज, है ना। तो इंग्लिश का इस्तेमाल मैंने दो सेंस में बताया, एक लैंग्वेज के सेंस में जिसको हम लोग भाषा कहेंगे, और इंग्लिश लैंग्वेज ही हम लोग आगे पढ़ेंगे जो एक सब्जेक्ट का काम करेगा। इंग्लिश दूसरा सेंस हुआ द पीपुल ऑफ इंग्लैंड, यानी अंग्रेज के सेंस में। जब अंग्रेज के सेंस में हम लोग इंग्लिश का इस्तेमाल करेंगे तो इसे और भी कुछ तरीकों से लिख सकते हैं, जैसे इंग्लिश मैन। तो इंग्लिश मैन का मतलब हुआ अंग्रेज, एक अंग्रेज, यानी यह सिंगुलर नंबर में हुआ, ठीक है। यदि हम इंग्लिश के साथ मेन शब्द का इस्तेमाल करें, यानी मैन का प्लूरल मैंने लिखा मेन, तो ये प्लूरल हुआ अंग्रेजों। आइए आप इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी यदि आपको कहीं द इंग्लिश लिखी हुई मिले तो आपको यह समझ लेना है कि इंग्लिश लैंग्वेज की बात नहीं हो रही है, इंग्लिश यानी अंग्रेज की बात हो रही है, अंग्रेजों की, ठीक है। यह भी प्लूरल और सिंगुलर दोनों में आ सकता है, सेंटेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। चूंकि हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश लैंग्वेज को, यानी भाषा के बारे में, तो सबसे पहले हमें भाषा आनी चाहिए, यानी इसका डेफिनेशन जानना होगा। तो देखिए, लैंग्वेज क्या होता है, तो जो हमारे थॉट होते हैं, हमारे माइंड में जितने भी चीज़ आते हैं, हम लोग क्या करते हैं उसको एक्सप्रेस करते हैं, बोलते हैं, और बोलने के बाद ये दूसरे तक जाता है। तो जब दूसरे तक जाता है दूसरा व्यक्ति यह बात को समझ पाता है, ठीक है। तो हमारे थॉट का जो कम्युनिकेशन होता है इसी को हम लोग कहते हैं लैंग्वेज। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इट इज द कम्युनिकेशन ऑफ आवर थॉट, यानी यह हमारे सोच विचारों का क्या होता है, तो एक संचार या संचार साधन या माध्यम होता है। अब हम लोग बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज को ही आगे हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए, इंग्लिश जो लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को यदि लिखी जाए तो लिखने के लिए हमें पहले साउंड्स और तब लेटर्स की आवश्यकता होगी, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज को यदि हम लोग लिखेंगे तो लिखने के लिए तो लेटर्स चाहिए, लेकिन उसके पहले चूंकि बोलना है तो इसके लिए साउंड्स की आवश्यकता होगी। और ये साउंड्स की संख्या अगर हम लोग देखें तो इंग्लिश में साउंड्स की संख्या है 44, जिसको हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें से जो 20 होता है यह वॉवेल होता है, और 24 जो होता है यह कंसोनेंट होता है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से लेटर्स जो है यह 26 होता है, यानी जो हमारे पास लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने के लिए साउंड्स हैं वो 44 हैं, और इन साउंड्स में से कुछ को हम लोग लिख कर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बहुत कम ही कर सकते हैं, लेकिन 26 को लिख सकते हैं। तो जिनको हम लोग लिख सकते हैं इनकी संख्या 26 है, ABCD तक, और इसको भी आप दो भाग में डिवाइड कर सकते हो, यानी इनमें से जो 5 होगा यह वॉवेल होगा, और 21 जो होगा यह कंसोनेंट होगा, ठीक है। और इस 21 में दो जो होता है जिसको W एंड Y के नाम से हम लोग जानेंगे, और ये सेमी वॉवेल होता है, सेमी वॉवेल। इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, सेमी वॉवेल। एक बार फिर से इस बात को समझ लिया जाए, इंग्लिश लैंग्वेज को, यानी चूंकि लैंग्वेज है तो बोलने के लिए हमें साउंड्स की आवश्यकता होगी, इस साउंड्स को लिखने के लिए लेटर्स की आवश्यकता होगी। लेटर्स की संख्या 26 है, जिनमें 5 वॉवेल और 21 कंसोनेंट है, और इस 21 कंसोनेंट में WY सेमी वॉवेल के नाम से जाने जाते हैं, जबकि A, E, I, O और U ये 26 में से 5 जो है ये वॉवेल लेटर्स के नाम से जाने जाएंगे, ये लेटर्स हैं। और जबकि यहाँ पर जो मैंने लिखा ये साउंड्स हैं, ये 20 वॉवेल्स और 24 कॉन्सोनेंट्स हैं, ये सारे क्या है, तो साउंड्स हैं, ठीक है। इस साउंड्स का जो जितने भी ये साउंड्स हैं 44, इसका मैंने PDF फाइल में डाला हुआ है, उसको आप लोग देखेंगे, उस पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स को मैंने दिया।
लेटर्स के बाद अब हम लोग जानेंगे वर्ड्स के बारे में। देखिए जितने भी इंग्लिश में वर्ड्स होते हैं, ठीक है, लगभग 5 लाख के करीब इंग्लिश में वर्ड्स हैं, और इन सबको लिखने के लिए हमें क्या चाहिए? लेटर्स चाहिए। लेटर्स यानी जो 26 आपके अक्षर हुए, इनको एक साथ हम लोग जब मिलाते हैं 26 को A to Z को, तो इनको एक नाम दिया गया है अल्फाबेट। इसमें एस नहीं लगाना है, ठीक है, एस लगाने से यह मीनिंग को चेंज कर देता है। फिर से एक बार समझिए, लेटर्स जो है, लेटर्स हम किसको बोले? 26 को। लेटर्स हम किसको बोले? 26 को। और ये 26 इक्वल होता है अल्फाबेट का, ठीक है, यानी अल्फाबेट लिखना है, इसमें एस लगाना नहीं है, केवल अल्फाबेट। ये प्लूरल नंबर है, क्योंकि ये प्लूरल है और इक्वल मैंने दिया, तो इसका मतलब ये भी प्लूरल है, इसमें एस लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था वर्ड्स के बारे में। तो जितने भी इंग्लिश में वर्ड्स होते हैं, इन सबको 8 टाइम्स यानी 8 रूपों में बांटा गया है। फिलहाल हम ये जानेंगे कि वर्ड्स बनता कैसे है। तो देखिए वर्ड्स क्या होता है, तो यह ग्रुप होता है, इट इज द ग्रुप ऑफ लेटर्स, ठीक है। ये किसका ग्रुप होता है? तो अक्षरों का ग्रुप होता है। एक लाइन इसमें और हम जोड़ेंगे, इट इज द ग्रुप ऑफ लेटर्स, और आगे लिखेंगे विच गिव्स मीनिंगफुल सेंस। यह इसलिए जोड़ना पड़ा क्योंकि अगर हम लेटर को एक साथ लिख दें, जैसे मैं यहाँ पर कुछ लेटर को लिखता हूँ NPC, तो ये कोई शब्द नहीं हुआ, लेटर का ग्रुप है। एक और बढ़ा देते हैं T, तो भी ये कोई शब्द नहीं हुआ। तो मैंने यहाँ पर ये जो लाइन बढ़ाया, विच गिव्स मीनिंगफुल सेंस, का मतलब ये हुआ कि अक्षरों का यह समूह होना चाहिए, लेकिन मीनिंगफुल सेंस देना चाहिए, नहीं एक अर्थ देना होगा। जैसे BOOK, तो बुक, बुक मतलब क्या होता है? किताब, तो ये मीनिंगफुल है, ठीक है। तो वर्ड का मैंने डेफिनेशन छोटा सा तैयार किया कि इट इज द ग्रुप, यानी यह ग्रुप होता है ऑफ लेटर्स, अक्षरों का, विच गिव्स, जो देता है मीनिंगफुल सेंस, एक सही अर्थ को, ठीक है। तो हम लोगों ने वर्ड्स के बारे में जाना। वर्ड्स कितने कैटेगरी में होते हैं? तो 8 काइंड्स यानी 8 भागों में वर्ड्स को बांटा गया है। इसके बारे में आगे हम लोग जानेंगे। अब वर्ड्स के बाद हम लोग जानेंगे सेंटेंस के बारे में। यदि सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस किसकी सहायता से बनेगा? तो सेंटेंस वर्ड की सहायता से बनेगा। देखिए सारा एक टाई अप चल रहा है, ठीक है। जैसे मैंने बताया लैंग्वेज क्या है, तो साउंड्स के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करेंगे, लेटर्स इसके लिए चाहिए, लेटर से वर्ड्स मैंने बनाया। अब वर्ड्स से जो बनेगा ये बनेगा है। तो सेंटेंस को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी यह क्या होता है? तो शब्दों का समूह होता है। और इसमें भी इस बात को हम जोड़ेंगे, विच गिव्स मीनिंगफुल सेंस, यानी अभी कैसा होना चाहिए? तो मीनिंगफुल होना चाहिए, मीनिंगफुल अर्थ देना चाहिए, तब होगा। क्योंकि अगर हम सेंटेंस को भी लिखें शब्दों को जोड़कर, सपोज मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा राम इज ए बॉय, तो यह चूंकि एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है, राम एक लड़का है। इसी बात को यदि मैं ऐसे लिख दूं, बॉय ए इज राम, तो यह भी शब्दों का समूह है, लेकिन यह कंप्लीट नहीं है। तो जब यह कंप्लीट नहीं है तो इसको सेंटेंस हम लोग नहीं कहेंगे, ठीक है। अब हम लोग सेंटेंस को लिखना सीखेंगे कि किसी सेंटेंस को इंग्लिश में हम लोग किस तरह से लिखेंगे। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि सेंटेंस क्या होता है, तो इट इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी यह शब्दों का समूह होता है, विच गिव्स मीनिंगफुल सेंस, यानी जो क्या रखता है? तो मीनिंगफुल अर्थ को रखता है। आगे हम जानेंगे कि सेंटेंस को लिखना कैसे है। तो किसी भी इंग्लिश सेंटेंस को यदि हम लिखना चाहें तो हम लोगों को चाहिए सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, यानी ये सब ऐसे वर्ड्स हैं जो सेंटेंस को लिखने में अपनी रोल अदा करते हैं। तो सबसे पहले एक सब्जेक्ट का एग्जांपल ले लिया जाए। सपोज मैं ही लेता हूँ, इस वर्ब के जगह पे मैं इज को लेता हूँ, ही इज, और ऑब्जेक्ट को छोड़कर कॉम्प्लीमेंट के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए बॉय, ही इज अ बॉय। इस एग्जांपल को देखा जाए, ही इज अ बॉय में ही आपका सब्जेक्ट हुआ, इज वर्ब हुआ, और ऑब्जेक्ट के जगह पर मैंने कॉम्प्लीमेंट को लिखा हुआ है ए बॉय। नेक्स्ट एग्जांपल, ही
और अब इस वर्ब के जगह पर मैंने लिखा वेक्सेड, और कॉम्प्लीमेंट यानी ऑब्जेक्ट के स्थान पर मैं लिख देता हूँ मी। तो इस एग्जांपल में देखा जाए ही वेक्सेड मी ये ऑब्जेक्ट है, यानी मी जो है ये ऑब्जेक्ट है और ऊपर वाला कॉम्प्लीमेंट है। अब दोनों में अंतर क्या है, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में अंतर क्या है? देखिए एग्जांपल से स्पष्ट हो रहा है कि इज एम आर, या ये कर सकते हैं कि जितने भी सहायक क्रिया होते हैं जिसको हम लोग ऑक्सिलियरी वर्ब कहते हैं, ठीक है, ऑक्सिलियरी वर्ब, तो जितने भी सहायक क्रिया होते हैं इनके बाद आने वाला वर्ड यदि सब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन दे, जैसे ए बॉय तो किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, ही इज, वह क्या है, तो लड़का है, तो कॉम्प्लीमेंट किसके बारे में बता रहा है, ही के बारे में, इंफॉर्मेशन दे रहा है ही के बारे में। तो मैं क्या बता रहा था, कॉम्प्लीमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे, तो बोलेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद या सहायक क्रियाओं के बाद आने वाले उस शब्द को हम लोग कॉम्प्लीमेंट कहेंगे जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन तैयार करे। जबकि ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो देखिए ऑब्जेक्ट में यह लेना देना नहीं है कि ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन देगी, यानी इसमें मैं मी को हटा भी दूं, ही वेक्सेड वह तंग करता है, यह कंप्लीट है। जब ऊपर वाला में अगर एक बॉय को हटा दिया जाए तो ही इज, यह कंप्लीट सेंटेंस नहीं होगा, ठीक है। आगे और भी हम लोग इसको विस्तृत तरीका से जानेंगे। फिलहाल सब्जेक्ट क्या है, तो देखिए सब्जेक्ट क्या करता है, तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट हम लोग किसको कहते हैं, कर्ता को, यानी जो काम को करता है, ठीक है। कर्ता किसको कहते हैं, जो किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये जो वर्ब है, तो वर्ब दो तरह के ग्रुप में डिवाइड किया है, एक मेन वर्ब और एक ऑक्सिलियरी वर्ब, ठीक है। इसको हम लोग हेल्पिंग भी कहते हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का काम है मेन वर्ब की सहायता करना या किसी सेंटेंस का नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना। मेन वर्ब जो होता है वह एस फॉर्म वाले को हम लोग बोलते हैं, या आईएनजी फॉर्म जिसमें आईएनजी लगा होता है, या ईडी और ईएन लगा होता है, यानी ऐसे वर्ब जिसमें एस या एस लगा सकते हैं, आईएनजी लगा सकते हैं, ईडी या ईएन लगा सकते हैं, ऐसे को हम लोग मेन वर्ब कहते हैं। तो यह आपका एक सेंटेंस हुआ, और इसमें मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार जो मैंने अभी लिखा सब्जेक्ट वर्ब, इसमें क्या किया गया है कि सब्जेक्ट को अलग रखा जाता है और वर्ब से लेकर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट को एक नाम दिया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रेडिकेट, ठीक है। यानी मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार एक सेंटेंस को दो ग्रुप में लिखा जा सकता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के रूप में, जबकि ओल्ड इंग्लिश के अनुसार हम ये कर सकते हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट वाले स्ट्रक्चर पे जो होता है वो होता है। इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए किसी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा वह क्या हो सकता है, तो ऐसे कर सकते हैं कि द नाउन और द प्रोनाउन और द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब हुआ शब्दों का समूह, विच शोज समथिंग अबाउट ए पर्सन और ए थिंग, यानी जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में, जो किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में कुछ व्यक्त करता हो, और वह क्या हो, नाउन हो या प्रोनाउन हो या द ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, वह हो सकता है सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट को कुछ और उदाहरण की सहायता से यानी सेंटेंसेज में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। सेंटेंसेज को लिखा हुआ है, ठीक है। इस सेंटेंस में जो फर्स्ट सेंटेंस है, गोल्डी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, इसमें देखिए जो गोल्डी है एक नाउन है, जो इस वाक्य का यानी इस सेंटेंस का सब्जेक्ट के रूप में गोल्डी आया हुआ है, जो कि एक नाउन है, यानी यह इस वाक्य का क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, जो कि नाउन के रूप में है। सेकंड में देखा जाए, सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, इसी एग्जांपल में मैंने गोल्डी के स्थान पर सी प्रोनाउन का इस्तेमाल किया, और ये जो प्रोनाउन है वास्तव में इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो यानी हम ये कर सकते हैं कि एक नाउन सब्जेक्ट हो सकता है, एक प्रोनाउन सब्जेक्ट हो सकता है। थर्ड में देखा जाए, द पीएम ऑफ इंडिया बिलोंग्स, देखिए किसी भी सब्जेक्ट को वर्ब से अलग किया जा सकता है, जो वर्ब होता है उसके पहले वाला जो भी होता है वह सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर मैंने देखा कि ये वर्ब हुआ, तो वर्ब के पहले जो आया द पीएम ऑफ इंडिया, या आपका एक सब्जेक्ट हुआ, लेकिन ये किस रूप में है, द पीएम ऑफ इंडिया को देखा जाए तो चार शब्दों को जोड़कर बनाया गया, यानी यहाँ पर जो है यह क्या है, तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसको हम लोग फ्रेज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फ्रेज।
तो द पीएम ऑफ इंडिया जो है इस सेंटेंस का एक सब्जेक्ट हुआ। हालांकि इस सब्जेक्ट में भी मेन सब्जेक्ट होता है ऑफ के पहले वाला। ऑफ के पहले कौन है? द पीएम, यानी द पीएम के अनुसार ही इस वाक्य में आगे जो वर्ब होगा वो लगाया गया है। देखिए द पीएम सिंगुलर है, बिलोंग्स सिंगुलर, वर्ब यहाँ पे यूज किया गया है। नेक्स्ट है कालिदास द ग्रेट इंडियन पोएट। तो यहाँ पर यदि हम डिवाइड करें वर्ब ये हुआ तो ये पूरा सब्जेक्ट हुआ। अब इसमें देखा जाए जो कालिदास है यह मेन सब्जेक्ट हुआ और इसी के बारे में द ग्रेट इंडियन पोएट का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कालिदास के अकॉर्डिंग आपका क्या लगा हुआ है? इज लगा हुआ है। तो इस तरह से बहुत सारे वाक्यों में सब्जेक्ट का पहचान करना मैं अगले वीडियो में आप लोग को सिखाऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।